नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कड़ा रुख, कहा रेलवे को देना होगा मुआवजा। ट्रेनों के लेट लतीफ होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रेनों के लेट होने की जिम्मेदारी से रेलवे बच नहीं सकता है। अगर इससे किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने रेलवे को ट्रेन में देरी के एक मामले में एक यात्री को 30,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस M.R. शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि रेलवे ट्रेनों में देरी के लिए अपने जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। बेंच ने कहा कि अगर रेलवे देरी की वजह बताने में नाकाम रहता है तो उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यात्रियों का समय बहुमूल्य है और ट्रेनों में देरी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह बनाना होगा। संजय शुक्ला नाम के व्यक्ति अपने परिवार को साथ 11 जून 2016 को अजमेर जम्मू एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन को सुबह 8:10 पर जम्मू पहुंचना था, लेकिन यह 12 बजे अपने गंतव्य पर पहुंची। इससे शुक्ला परिवार की फ्लाइट छूट गई। उन्हें दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से जम्मू से श्रीनगर जाना था। परिवार को टैक्सी से जम्मू से श्रीनगर जाना पड़ा। इसके लिए उन्हें 15,000 रुपए देने पड़े। साथ ही उन्हें लॉन्जिंग के लिए भी 10,000 रुपए देने पड़े। अलवर जिले के उपभोक्ता फोरम ने उत्तर पश्चिमी रेलवे को शुक्ला को 30,000 रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। तालिबान सरकार को चीन देगा 31 मिलियन की मदद, राशन और कोरोना वैक्सीन भी। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद मंगलवार को तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया। तालिबान सरकार का मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को बनाया गया है। अफगानिस्तान की नई सरकार को चीन और रूस में मान्यता दे दी है। चीन लगातार तालिबान सरकार के पक्ष में बयान जारी कर रहा है। इसी बीच चीन में अफगानिस्तान के लिए बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। तालिबान द्वारा काबुल में अंतिम सरकार के गठन की घोषणा के एक दिन बाद चीन ने बुधवार को घोषणा की कि वह अफगानिस्तान को अनाज, सर्दियों की आपूर्ति और कोरोना वायरस के टीके सहित 200 मिलियन युआन की सहायता दान करेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से कुछ हफ्ते पहले ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने समूह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने को लेकर अफगान तालिबान राजनीतिक आयोग के चेयरमैन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा आयोजित बैठक में रूस स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। वांग ने कहा कि चीन ने पहले बेंच में अफगान लोगों को वैक्सीन की 30 लाख खुराक दान करने का फैसला किया है। चीन दक्षिण एशिया देशों के आपातकालीन आपूर्ति भंडार के तहत अफगानिस्तान को और अधिक महामारी विरोधी और आपातकालीन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी चीन तैयार है। यूपी में होगा ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण, लखनऊ में इसके लिए जमीन दे रही योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के शुभारंभ समारोह की योजना बना रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य ने ब्रह्मोस मिसाइल इकाई स्थापित करने के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस की जाइट्स वेंचर के अनुरोध पर लखनऊ में 200 एकड़ जमीन भी दिखाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में रक्षा उद्योग के लिए यह बड़ा प्रोत्साहन होगा। ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने यूपी सरकार से कहा है कि वह लखनऊ में जमीन मिलने के 3 महीने के भीतर निर्माण शुरू कर देगी। कंपनी के अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करने की उम्मीद है। यूपी सरकार ने अलीगढ़ में 22 रक्षा कंपनियों को लगभग 1250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 34 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 19 कंपनियों के जमीन की रजिस्ट्री भी पूरी हो चुकी
है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों पर है। यूपी सरकार अलीगढ़ में होने वाले समारोह में पीएम को आने का न्योता देगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी दिन पीएम द्वारा अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना का अनावरण किया जाए। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हरियाणा के करनौल में किसान आंदोलन, सचिवालय पर डटे रहेंगे किसान। डकैत बोले, अफसरों को गेट से अंदर नहीं जाने देंगे, वे चाहे तो दीवार कूद कर चले जाएं। हरियाणा के करनौल में किसान नेताओं और पुलिस प्रशासनिक अफसरों के बीच सवा 3 घंटे चली वार्ता विफल हो गई। बातचीत में सहमति नहीं बन पाई। इस दौरान 2 दौर में बातचीत हुई। पहले दौर की वार्ता में डीसी एसपी ने प्रशासनिक टीम का नेतृत्व किया और दूसरे दौर में रेंज कमिश्नर की अगुवाई में प्रशासन ने बातचीत की। भाक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीटिंग से बाहर निकलकर कहा कि प्रशासनिक टीम ने हर आधे घंटे बाद चंडीगढ़ बात की। हमारी मांग थी कि आईएएस आयुष सिन्हा को सस्पेंड कर केस दर्ज किया जाए। प्रशासनिक टीम केस दर्ज करना तो दूर, सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। टिकैत ने कहा कि हमारा एक मोर्चा दिल्ली बॉर्डर पर है और अब दूसरा करनाल सचिवालय पर जारी रहेगा। बिहार में कन्हैया के सहारे खोई जमीन पाना चाहती है कांग्रेस। प्रशांत किशोर के साथ 2 बार राहुल गांधी से मिले कन्हैया कुमार के जल्द पाला बदलने की अटकलें हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनकी हाल में राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बातचीत अंतिम दौर में है। दोनों मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद रहे हैं। अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि कन्हैया 2024 में बिहार की तरफ से कांग्रेस के बड़े चेहरे बन सकते हैं। कन्हैया के कांग्रेस में जाने की चर्चा तक हुई जब उन्होंने सीपीआई मुख्यालय में अपना दफ्तर खाली कर दिया। सीपीआई के अंदर कन्हैया को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद से ही सवाल उठने लगे थे। यहां तक कि अनुशासनहीनता को लेकर सीपीआई की हैदराबाद में हुई बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। बताया जा रहा है कि कन्हैया को कांग्रेस में लाने की जिम्मेदारी जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद नदीम जावेद को सौंपी गई है। नदीम जावेद एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीडिया पैनलिस्ट है। कन्हैया और नदीम की कई दौर की बात हो चुकी है। ड्रग्स केस में ईडी के सामने पेश हुए राणा दग्गुबाती, 7 घंटे तक चली पूछताछ। साल 2017 के ड्रग्स केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को एक्टर राणा दग्गुबाती प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए, जिसके बाद हैदराबाद में ईडी दफ्तर में उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई। सुबह करीब 10 बजे ही ईडी के हैदराबाद जोनल ऑफिस में पहुंचे राणा दग्गुबाती शाम 5 बजे के बाद बाहर निकले। ईडी ऑफिस से निकलने के बाद मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से घिरे बाहुबली फेम एक्टर दग्गुबाती गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। 4 साल पुराने इस मामले में ईडी ने बीते महीने 25 अगस्त को एक्टर राणा दग्गुबाती, रवि तेजा, डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ, एक्ट्रेस चार्मी कौर, रकुल प्रीति सिंह, मुमैत खान समेत एंड बॉलीवुड के कई लोगों को अलग अलग तारीखों पर तलब किया था। ईडी ने टॉलीवुड से जुड़े 10 लोगों और एक निजी क्लब मैनेजर सहित 2 अन्य को एलएसडी, एमडीएमए और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्च के तहत नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। इनमें कुछ लोग पेश हो चुके हैं। कुछ से आने वाले दिनों में ईडी पूछताछ करेगी। पुरी जगन्नाथ, चार्मिन और रकुल प्रीति सिंह और नंदू से 31 अगस्त को ईडी पूछताछ कर चुकी है।
लखनऊ में 5 अक्टूबर तक बढ़ाई गई धारा 144। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन सतर्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आने वाले दिनों में मनाए जाने वाले धार्मिक पर्व, कोरोना महामारी और किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इस दौरान विधान भवन के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक रहेगी। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सितंबर से अक्टूबर माह में होने वाले त्योहार और तेजी से चल रहे किसान आंदोलन के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। 90 साल के शफी ने 75 साल की अराफा को बनाया दुल्हन। नाना की बारात में नातियों ने किया डांस। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, यह बात अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन इसको सच किया है उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े ने। जी हां, रामपुर में इन दिनों एक निकाह चर्चाओं में है, जहां 90 साल के बुजुर्ग ने 75 साल की महिला से निकाह करके सबको चौंका दिया। दरअसल 5 शादीशुदा बेटियों के 90 साल के बूढ़े पिता ने 75 साल की बुजुर्ग महिला से निकाह रचा लिया, जिसके बाद इस शादी की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस दिनों रामपुर में 5 शादीशुदा बेटियों के 90 वर्षीय पिता शफी अहमद खान की शादी की चर्चाएं हो रही हैं। बुजुर्ग ने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में 75 वर्षीय महिला के साथ शादी करने का फैसला किया। बुजुर्ग की माने तो इस उम्र में शादी के पीछे की वजह अपनी देखभाल करना है। महाराष्ट्र सरकार से फिल्म इंडस्ट्री ने की थिएटर खोलने की अपील। हो चुका है 4,800 करोड़ का नुकसान। साल 2020 मार्च से अब तक का समय देश भर के सिनेमा घरों के लिए काफी निराशाजनक रहा है। लॉकडाउन की वजह से थिएटर को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अब जहां देश के लगभग सभी राज्यों में सिनेमा घर खुल चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सिनेमा घर बंद रखने का निर्णय कायम रखा है। इस बीच कई फिल्मों भी रिलीज हो रही हैं, जिस वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निर्माता, निर्देशक, कलाकार सभी लगातार सिनेमा घर खोलने जाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य में सिनेमा घरों को तत्काल आधार पर फिर से खोलने का आग्रह किया है। एसोसिएशन ने बताया कि सिनेमा घर बंद होने की वजह से इंडस्ट्री को मार्च 2020 से 400 करोड़ रुपए की मासिक दर से लगभग 4,800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इतना नहीं बल्कि लाखों लोगों की नौकरी भी छिन गई है। आप जानते हैं सराफा बाजार का हाल। सराफा बाजार में सोने के दाम में 125 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 145 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब जानते हैं मौसम का हाल। गोवा, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने अपने राज्य का हाल। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग द्वारा अपने ताजा अपडेट में आने वाले कई दिनों की रिपोर्ट दी है, जिसमें भारी बारिश की बात कही गई है। बताया गया है कि मानसून ट्रफ अपनी समान स्थिति के दक्षिण में स्थित है। IMD के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान इसके समान स्थिति के दक्षिण में रहने की संभावना है। एक सही निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और उत्तरी विदर्भ के आसपास के हिस्सों में अपने संबंधित चक्रवाती परिसंचरण के साथ बना हुआ है। अगले 4-5 दिनों के दौरान कम दबाव का क्षेत्र है। इसके अवदेश के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और बढ़ने की संभावना है।
इस मौसम सिस्टम के कारण आईएमडी ने 8 से 11 सितंबर तक मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गुजरात राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक रूप से व्यापक वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के कुछ स्थानों पर भी बहुत भारी बारिश हो सकती है आज, जबकि इसी तरह के हालात गुजरात में बने रहेंगे जो कल यानी 9 सितंबर तक बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।